नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई कर इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में जज के महेश्वरी की बेंच के समक्ष ये मामला मेंशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइए, चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला लेंगे। पुणे के ससून अस्पताल में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल में की गई हेरफेर को लेकर 3 लाख रुपए का सौदा हुआ था। इस रकम को अब पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुणे पुलिस कमिश्नर ने सोमवार को बताया कि फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख और अस्पताल के एक अन्य डॉक्टर ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पॉश कार से हुए एक्सीडेंट के आरोपी नाबालिग लड़के को मेडिकल जांच के लिए इसी अस्पताल में ले जाया गया था। यहां उसे बचाने के लिए हर संभव खेल किया गया, लेकिन अब पुलिस इस मामले को लेकर उजागर कर दिया है। गोरखपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहन और भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। बहनों और भाइयों, राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आती है, ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। एक तरफ राम भक्त हैं, राम भक्त भगवान राम की सेना। आपने देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब रामलला विराजमान हुए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। रामलला के विराजमान करने के पहले अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया था, उसका नामकरण मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया। याद करिए, अयोध्या में यात्रियों के लिए जो विश्रामालय बनाए गए हैं, रेन बसेरा बनाए गए हैं, यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, इसका नाम किसके नाम से है? निषाद राज के नाम पर। निषाद राज के नाम पर भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का संबंध अयोध्या से है। और साथ साथ हम लोगों ने प्रयागराज के पास भी निषाद राज का किला जिस स्थान पर है, भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा को हम लोगों ने वहां पर स्थापित किया है और दोनों के मैत्री के संबंधों को जोड़ा है। मेरा मानना, कोई भी निषाद राज का भक्त रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता, रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज आपके सामने तमाम प्रकार के इनके अपने आपकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, इस बहकावे में नहीं आना है। हमने ये काम किया है
अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो भोजनालय बनाए गए हैं, कैंपियरगंज से भी तो लोग गए थे दर्शन करने के लिए अयोध्या में। कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे? आप लोगों ने जितनी भी जगह आप लोगों ने जो वहां प्रसाद पाया था, वह प्रसाद जिस भोजनालय में बना था उसका नाम है सबरी भोजनालय। माता सबरी के जूठे बेर खा करके भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी की थी। तो भगवान राम तो सबको अपनाने वाले हैं, लेकिन रामद्रोही कभी चैन से नहीं बैठ पाया है। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकत क्यों ना हो, उसकी दुर्गति और उसका पतन जरूर हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को ये दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है। मनोज कुमार झा ने कहा कि 2014 में तो वे देश को कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और अब उन्होंने खुद भाजपा को कांग्रेस युक्त कर लिया। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग मंत्री बन रहे हैं। तो दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है? 14 में तो कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और खुद भाजपा को कांग्रेस युक्त कर लिए। बेचारे जो पुराने भाजपाई थे उनको लगा कि क्या जिंदगी भर हम हाशिए में रहेंगे। कांग्रेस से लाए गए लोग, विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग मंत्री बन रहे हैं। अमित शाह उसकी चिंता करें ना। और जीत हार अभी 4 जून को तय होगी, उससे पहले कोई प्लानिंग मत करिए अमित शाह जी। और राजनीतिक पार्टी के नेता को राजनीतिक जुबान बोलनी चाहिए, ये जुबान राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने अमित शाह के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें उन्होंने 6 चरणों में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अब वे ये नहीं कह सकते कि हम 200 पार कर गए हैं, इसलिए वे 300 पार की बात नहीं कहेंगे, लेकिन अब वे 400 की बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान लगातार पहले दिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग का इम्प्रिंट है। उसके बाद में मंगलसूत्र वाली बात भी सामने रखी, इनहेरेंट टैक्स को का इशू उन्होंने बनाया। उसके बाद अब ये भी कहा कि कल ही कि पाकिस्तान के अंदर दुआएं की जा रही हैं कि सपा और कांग्रेस जीत जाए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं। उनको कोई विशेष सूचना है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं। और जब जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया है उनकी ओर, और जब जब वो शॉल लेकर गए थे नवाज शरीफ साहब के घर पे बिना बुलाए, बिना किसी न्योते के, बिना वीज़ा के, जब वो उनके घर गए थे और उनकी माता जी का उन्होंने सम्मान किया था, एक शॉल ले गए थे दिल्ली से या जहाँ से भी, तो उस सब का क्या हुआ? वो किसका रिश्ता था? किसके साथ संबंध थे? तो ये बातें, मुझे लगता ये है कि ये बातें तब करी जाती हैं जब कहने को कुछ बचता नहीं है। अगर ये सरकार 10 साल सरकार रही है, अगर इस सरकार ने वो काम किए होते जिसका ये समय समय पर बखान करते हैं, तो वो काम इतने होते गिनाने को कि और किसी बात के लिए समय ही नहीं मिलता। अब ले लीजिए, इनके दो तीन इनके मुख्य मुद्दे जो हैं वो ले लेते हैं। एक मुख्य मुद्दा ये था, इन्होंने कि ये कहा था कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है। तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और जब हम अपना मैनिफेस्टो लिखते हैं तो हम मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो क्यों लिखेंगे? लेकिन इस देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू सभी हैं इस देश में। और ये तो इन्होंने कहा था कि सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या विश्वास मुसलमान का इनको नहीं चाहिए? फिर कभी कहते हैं कि नहीं, जब ये लोग अगर पीछे रह जाएंगे तो भारत कैसे तरक्की कर पाएगा, भारत प्रगति कैसे कर पाएगा अगर इतना बड़ा वर्ग पीछे रह जाएगा। कभी ये कहते हैं। इसी बात को कोई और कहे तो कहेंगे कि ये मुस्लिम लीग का एजेंडा है। और फिर आगे, अब तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है ना। अभी तक तो लोकतंत्र तांत्रिक चुनाव इस देश में उन लोगों के बीच में होता था जो
सब लोगों के समान होते थे। पढ़ा लिखा कोई ज़्यादा हो सकता है, समझदारी किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में क्षमता ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक मनुष्य के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ता था। अब तो हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है कि कोई सामने आकर ये कह रहा है कि मैं मनुष्य हूँ ही नहीं, मेरा तो किसी माँ की कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं। तो अब ये बात कोई कहे तो उसका हम जवाब क्या देंगे? हम ये कहेंगे कि चलिए आपका डीएनए टेस्ट कराते हैं? क्या हम ये कहेंगे कि आप पहले डॉक्टरी करवाइए? ये बातें थिएटर में कही जाती हैं, ऐसी बातें फिक्शन में कही जाती हैं, ऐसी बातें रियल लाइफ में आपके सार्वजनिक जीवन में नहीं कही जाती। लेकिन इसका हम क्या जवाब देंगे? इसका क्या जवाब देंगे? कितनी हमारी भूमि चीन ने हड़प ली है और प्रधानमंत्री इसके बारे में उल्लेख ही नहीं करते, इसके बारे में कुछ कहते नहीं। अभी यूक्रेन की जंग जारी है, साल भर से ज़्यादा हो गया है। गाज़ा की जंग जारी है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने जाके जंग रुकवा दी, मैंने युद्ध रुकवा दिया, और सब लोग कहते हैं कि वाह वाह करो, इन्होंने युद्ध रुकवा दिया। तो कहाँ रुका है युद्ध? तो कितनी मुंगेरी लाल की कहानियां हमको सुनाई जाएंगी इस चुनाव में, समझ में नहीं आता है। तो वो मुंगेरी लाल की कहानियां ना सुनाएं, वास्तविकता पर ज़मीन पर उतर जाएं, वहाँ पर उनकी जो क्षमताएं हैं उनको सामने पेश करें, हम अपनी क्षमताओं को या अपनी जो भी हमारी सोच है उसको हम पेश करें, और उसके बाद लोकतांत्रिक चुनाव में जो अच्छा समझा जाए, जनता जिसको स्वीकार करे वो जीत जाए। 6 फेज नहीं दे रहे हैं। क्या करें बेचारे? अगर 300 ना कहें तो क्या कहें? वो ये तो नहीं कह सकते कि हम 200 पे आ गए, माफ़ करना 200 पे आ गए, तो उनको अगर 10-20 सीटें मिलती हों अगले फेज़ में तो वो भी ना मिलेंगी। तो कहने को तो वो यही कहेंगे। अब ये तो नहीं कह रहे हैं कि 400 आएंगी। भाई 400 भी तो किसी ने कहा था ना, प्रधानमंत्री ने कहा था 400 पार, 400 से ज़्यादा। अब वो तो नहीं कह रहे हैं कि 400 आएंगी। अब तो सारा फोकस उनका इस बात पे है कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये होगा, अगर कांग्रेस आ गई तो ये होगा। सारा फोकस तो उस पर आ गया है। तो इसका मतलब कांग्रेस आ रही है या वो आ रहे हैं, वो कम से कम कांटे की लड़ाई तो हो गई है, इसको वो स्वीकार कर रहे हैं। उनकी बात में ये बात बड़ी स्पष्ट आ रही है। कौन चुनाव जीतता है वो तो 4 तारीख को ही तय हो जाएगा। तय हो गया है, लेकिन वो खुलेगा 4 तारीख को। तो 4 तारीख तक और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। हम भी ये कह दें कि हमको इतनी सीटें आ रही हैं, तो वो आ ही थोड़ी जाएंगी। लेकिन जितनी समझ आती है कि इतनी हमारी सीटें आ सकती हैं, उसको ही हम आगे रख सकते हैं, और उसी के संबंध में हम आगे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे वो एक फेज की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था, तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। आप याद करें, 2014 में मोदी के आने से पहले रोज घोटाले होते थे, कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटती थी। मोदी ने वो सब बंद कर दिया। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। साथियों, 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था, तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। जो आगे आने की कोशिश करते हैं, कृपा करें वहीं रुकिए, अब आगे संभावना ही नहीं है, आप वहीं रुके रहिए। आप याद करिए, 2014 में मोदी के आने पहले रोज घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? घोटाले होते थे ना। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटने में बिल्कुल एक ही काम, 24/7 लूटो। मोदी ने आकर वो सब बंद कर दिया। जनता का पैसा
आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। हमने 4 करोड़ गरीबों को दिल्ली में लोकसभा के लिए वोटिंग 25 मई को खत्म हो गई। ऐसे में राघव चड्ढा अब पंजाब में पार्टी के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप के सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के खन्ना में रोड शो किया। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनावों के बीच अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में इस योजना को खत्म करने की बात कह चुके हैं। इसे लेकर अब बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पहले फौज में नौकरी करें, फौज को समझें, फिर अग्निवीर योजना की बात करें। इसीलिए अग्निवीर होने के लिए लाखों लोग इंटरव्यू में आ रहा है। राहुल गांधी ना वो आर्मी हो सकता है, ना वो अग्निवीर हो सकता है, ना वो खुद कुछ काम करके खा सकते हैं। वो माँ का ऊपर एक बोझ है। इसीलिए भारत का लोग राहुल गांधी को कुछ मौका देने वाला नहीं है। हिमाचल में गया, झूठ बोल के सरकार बनाया, कुछ नहीं किया। झूठ बोलने का अगर सरदार कोई है वो राहुल गांधी है। इसीलिए राहुल गांधी हमारे सेना का बारे में कमेंट ना करे। राहुल गांधी बार बार सेना का विरोध कमेंट करके सेना को हर तरफ नाम दे के बुला के देशद्रोह का काम कर रहा है। मैं राहुल गांधी को वार्न करता हूं, हमारा पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है। हमको कोई भी वक्त हमें जंग में जाना होता है। इसीलिए हमारे आर्मी का जो आप बोलने से मोरल वीक होते हैं, ऐसा भाषा आप व्यवहार मत कीजिए। हमास के इजराइल पर मिसाइल हमले के 24 घंटे के भीतर इजरायली सेना ने रफा पर हवाई हमला कर 45 लोगों को मार डाला। हमले में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली हमला दक्षिणी गाजा के उस रफा शहर पर हुआ है जहां कई शरणार्थियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। मारे गए लोगों में 23 महिलाएं, बच्चे और वृद्ध हैं। इन्हें मिलाकर 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में जारी इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 36,050 हो गई है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बाद एक बार फिर मौसम बदलने की उम्मीद नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश समेत कई जगह चक्रवाती रेमल तूफान का कहर देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती रेमल तूफान की भारी तबाही मचाने के बाद बारिश होने से 2 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। रेमल तूफान के कारण कोलकाता में कुछ हिस्सों में पानी भर गया। इसके अलावा राज्य में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे महानगर में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सूत्रों ने बताया कि मृतकों में से 4 लोगों की मौत बिजली का झटका लगने से हुई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।